सबसे सेकंड वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज के ड्यूरेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे नीट एंड क्लीन पहले तो डायग्राम बना लो जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है, फिर हम लोग देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चों को डायग्राम तो दिख रहा है, सारे बच्चे धीरे धीरे करके डायग्राम बना लो भी लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ के देखते हैं और फिर देखेंगे कि गिवन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है इन फिगर 6.23 इफ AB इज पैरेलल टू CD, जो AB वाली लाइन है, ये AB वाली लाइन है ना, ये CD लाइन के क्या है, पैरेलल है और CDEF के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.6 से आप कह सकते हो कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। ठीक है ना, थ्योरम 6.6 यही तो कह रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि सारे के सारे लाइन ABCDEF एक दूसरे के पैरेलल है। हमें दो एंगल का रेशियो गिवन है, Y और Z एंगल का रेशियो क्या है, 3:7 है। हमें X एंगल क्या करना है, बताना है मेजरमेंट। तो देखो यहाँ पे जो हमारा Y और Z एंगल है, अब क्या है ABCD के पैरेलल है और CDEF के पैरेलल दे रखा है। मैंने बताया कि इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि AB क्या है, EF के भी पैरेलल होगा, ये कहा जा सकता है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो दो एंगल है Z और Y और Z का रेशियो गिवन है, तो Y और Z में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है कि Y और Z का ये रिलेशन होगा। अगर Y और Z में रिलेशन नहीं दिख रहा है तो X और Z में रिलेशन दिख रहा होगा, है ना, क्या ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो इस कारण से X और Z आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या है, ये जो एंगल Z है और ये जो एंगल Y है, दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग Y को कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा 3K के इक्वल है और Z जो है इट इज 7K। ठीक है ना, ये हमारा कंसिडरेशंस है, ये हमने माना है। ठीक है, ऐसा कंसिडरेशंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप लिखोगे हियर, लिखेंगे सिंस AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। सो इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप एक इंफॉर्मेशन ये भी लिख सकते हो, सो AB is parallel to EF, AB is parallel to EF। क्या ऐसा लिखना गलत होगा, नहीं गलत है ना। अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं X इज इक्वल टू Z सिंस these two angles are alternative interior angles। ठीक है, या सिंपली आप यहां पे लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और इस कारण से X और Z क्या है आपका, इक्वल है। अब क्या है X प्लस वाई क्या होगा, X प्लस वाई हमारा 180 के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, सिंस दीज टू आर को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों ही एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है या नहीं। अब X हमारा किसके इक्वल है, तो X हमारा Z के इक्वल है, तो Z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन भी कंसीडर कर सकते हो। सो ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखा जो है ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब Z की वैल्यू हमारी क्या है, 7K है और Y की वैल्यू क्या है, 3K है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट 10K इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो K is equal to 180 degree upon 10, so we have 18 degree। ठीक है, अब किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो X हमारे किसके इक्वल है,
तो x इज इक्वल टू जेड एंड z इज इक्वल टू 7k। k की वैल्यू क्या है? 18 है, 18 डिग्री है। 7 8 जा 56, 126 डिग्री आ जाएगा आंसर। आएगा या नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया? जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया या नहीं आया? आदित्य तुमको समझ में आ गया ठीक से? अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्लीज आप लोग सबसे पहले डायग्राम बना लो। सेकंड क्वेश्चन था। सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया है? प्लीज अब यहां पे ध्यान दे देना। क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी लाइन हमारी ये है, सी डी लाइन हमारी ये है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ई एफ क्या है? सी डी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जीईडी, जीईडी ये पूरा की पूरी जो एंगल है, ठीक है ना, यहां से ये जो पूरा एंगल है ये दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट करना है एजीई, एजीई ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, जो एजीई है वो जीईडी के इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इससे उसके बाद एजीई तो निकल आएगा, फिर जीईएफ निकालना है। तो जीईएफ निकल आएगा, इसमें से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो 36 डिग्री ये वाली एंगल हो जाएगी। जीईएफ होगी या नहीं? ठीक है, तो ये 36 डिग्री की आ जाएगी। और उसके बाद हमें पूछा है एफ जीई। एफ जीई हमारा यहाँ पे है, तो एफ जीई और ए जीई क्या है? लीनियर पेयर्स, ठीक है। लीनियर पेयर है या नहीं? तो लीनियर पेयर होने के कारण इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो 126 माइनस 180 माइनस 126 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे एंगल का मेजरमेंट हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगल एजीई निकालते हैं। तो आप लिखो एंगल एजीई इज इक्वल टू एंगल जीईडी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीईडी के इक्वल होगा। इस कारण से जीईडी हमारा क्या 126 डिग्री है, तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस कारण से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हमें क्या निकालना है? जीएफ, एंगल जीईएफ। तो एंगल जो जीईएफ है ये कैसे निकलेगा? तो एंगल आप निकालो जीईडी से, एंगल जीईडी से हम लोग माइनस कर लेंगे एंगल एफईडी, ठीक है। तो जीईडी हमारा कितना है? तो जीईडी 126 डिग्री है और एफईडी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो हमारा ये आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। आएगा या नहीं? और जो हमारा एंगल एजीई है और प्लस एंगल एफजीई, और भी तरीके से कर सकते हैं इसको एफजीई, बट ये वाला तरीका अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। एफजीई इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एजीई हमारा मालूम है, एजीई हमारा 126 डिग्री है, 126 डिग्री है, प्लस एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 126 degree, so you will get 54 degree। आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं।
वाले क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू जो लाइन है हमारी वो एस टी के पैरेलल है एंड पी क्यू आर इज 110 डिग्री। ठीक है या नहीं? और एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी कितना है? तो इट इज 130 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। सो ये वाली एंगल हमें निकाल के बतानी है, ये वाली। ठीक है, क्यू आर एस। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हिंट भी दे रखा है जो कंस्ट्रक्शन करना है उसका। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस में हिंट में दे रखा है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एसटी। एक लाइन हमें एसटी के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो ये वाली मैंने लाइन एसटी के पैरेलल अभी ड्रॉ की है और लाइन का जो नेम असाइन किया है वो एक्स वाई नेम असाइन किया है। सो यहां पे लिखेंगे आई ड्रॉन अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एसटी। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है, हमें क्यू आर एस निकालना है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एच टी, सो हमारा एंगल जो होगा आर एच टी, एंगल आर एस टी और प्लस में एंगल होगा एस आर वाई, एस आर वाई, इनका सम क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो एंगल्स हैं कैसे एंगल हैं? तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है और को इंटीरियर एंगल्स के पेयर होने के कारण इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं? ठीक है, अग्रीड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आर एस टी की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ आप लोग? 130 डिग्री दे रखी है ना। ठीक है, तो एंगल एस आर वाई हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा एंगल एस आर वाई? तो एंगल एस आर वाई इज 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सो नाउ यू हैव 30 डिग्री। वन क्या 130 है, सॉरी, तो इसको लिख लेते हैं 130 डिग्री। सो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। सो ये वाली एंगल हमारी कितनी की है? 50 डिग्री की है। ठीक है, मेंशन कर दो वहां पर आप लोग को। अब क्या है कि हमारा जो एंगल, जो लाइन है पी क्यू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो लाइन है पी क्यू, इट इज पैरेलल टू एच टी, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, एंड एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एच टी। सो हम लोग नाउ, सो अब हम लोग क्या इंटरफ्रेंस निकाल सकते हैं इन दोनों इंफॉर्मेशन से? क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। यही तो हमारा थ्योरम है 6.6, है या नहीं? यही थ्योरम है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, इन सब का सम कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री होगा। ये हमारा है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब पी क्यू आर का मेजरमेंट क्या है? तो पी क्यू आर का मेजरमेंट है 180 डिग्री प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली एंगल एक्स आर क्या 110 है, सॉरी 110 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स आर क्यू हमारा क्या होगा? तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो नाउ यू हैव 70 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल है ये आ जाएगी 70 डिग्री की। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, और नहीं कंफ्यूजन ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग लिखने वाले हैं सिंस एक्स आर वाई
is a line, is a line. So angle XRY is equal to 180 डिग्री होगा या नहीं? ठीक है, अब हम लोग लिखने वाले हैं एंगल एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ही लिख रखा है ना निकालने का, ठीक है, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, इन सब का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमारा तो देखो एक्स आर क्यू कितना है, तो एक्स आर क्यू 70 डिग्री अभी हम लोगों ने निकाला है। क्यू आर एस कितना निकाला है, ये तो निकालना है हमें, ये निकालना है। और एस आर क्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, वो था 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड कर दीजिए, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली वी हैव एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जितने बच्चों ने लिख लिया है वो अगले क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। अब हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी, एक तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है, एक ये है, और एंगल पी आर डी हमारा 127 डिग्री है। अब एक्स एंड वाई का मेजरमेंट बताना है, तो एक्स का मेजरमेंट तो हम लोग आराम से बता देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल क्यों है बताइए, क्यों इक्वल है, तो बता सकता है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होने के कारण ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है या नहीं। अब हमें इससे पता चल गया है कि x की वैल्यू क्या है, तो ए पी क्यू हमारा, तो x हमारा है ये ए पी क्यू, ये पी क्यू आर जो है ये x के इक्वल है, तो x हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमें y भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखने वाले हैं एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी, क्या ये आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल पी आर डी क्या आपस में इक्वल है? एंगल ए पी आर एंड एंगल पी आर डी क्या आपस में इक्वल होगा? क्यों है इक्वल? तो ये भी हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है या नहीं, है ना। तो ए पी आर को आप क्या लिखोगे? ए पी आर को लिखोगे 50 डिग्री प्लस वाई, लिखेंगे या नहीं। और पी आर डी हमारा कितना है? 127 डिग्री, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। फिर हमारे पास एंगल वाई क्या आ जाएगा? 127 डिग्री, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया? 77 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा x जो आ गया ये 50 डिग्री आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हमें अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम,
और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है, और एक क्वेश्चन है थर्ड। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग एक सर्किल से या स्ट्रिक मार्क से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के मार्क कर लो, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेल मत कर जाना हंसते हंसते, कभी कभी बच्चे फेल कर जाते हैं। हाँ, तो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे पूछ लो। चलो डायग्राम बनाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। एक नॉर्मल लाइन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम के साथ साथ। ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग अभी लिख भी लेंगे इसको। जो मैंने एक लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट बनाई है बी एम और सी एन, प्लीज आप लोग भी डायग्राम में उसको ड्रॉ कर लेना। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। दो मिरर है, एक PQ प्लेन मिरर है, एक RS प्लेन मिरर है। ये दोनों प्लेन मिरर को हम लोगों ने पैरेलली प्लेस्ड कर रखा है। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. Again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD। AB को हमें CD के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शंस वाला हिस्सा लिख लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शंस किया है? तो कंस्ट्रक्शंस में ये किया है कि I drawn BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर ये एंगल हमारी एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगी? एक्स ही होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम, एंगल सी बी एम। और दोनों ही एंगल की वैल्यू हमने एक्स कंसीडर की है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आरएस मिरर के लिए क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इस आरएस मिरर के लिए, है या नहीं? तो ये दोनों ही एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये भी स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं बी सी एन, बी सी एन, ठीक है, और डी सी एन, डी सी एन, ये दोनों ही एंगल को हमने वाई कहा है, ठीक है। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे। PQ इज पैरेलल टू RS, एक स्टेटमेंट और लिख दीजिए फिर। एंड BM is parallel to perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS। अब क्या है? अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये 8th में पढ़ा है, और इन दोनों ही पैरेलल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो और
ये भी दोनों दो परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन भी क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये कब होगा, जब ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम लोग, इस पैरेलल लाइंस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी। सिंस हियर PQ is parallel to RS and BM is perpendicular on PQ. PQ is here. देखो यहाँ पे ध्यान से, and CN is perpendicular and to RS and RS is parallel to PQ. So we can conclude, हम लोग क्या conclude कर सकते हैं, हम लोग ये conclude कर सकते हैं कि BM is parallel to CN। क्या ऐसा लिखना गलत होगा तो बताइए, सही है, अग्री हो तो ठीक है, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार समझने का ट्राई करो, ये जो PQ हमारा लाइन है ये RS के पैरेलल है, बट PQ पे BM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और RS पे CN क्या है, परपेंडिकुलर है। तो PQ और RS अगर आपस में पैरेलल होगा तो BN और CN भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक। अब ये जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो BM है और ये जो CN है, इस BN और CN को ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दे और इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दे तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो BM और CN दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो हमारा CBM है और BCN है, ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल CBM इज इक्वल टू BCN, लिख सकते हैं कि नहीं, BCN क्या है हमारा, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है या नहीं, ठीक है। अब CBM हमारा क्या है, तो CBM हमारा है X और BCN क्या है, तो BCN है हमारा Y। तो अगर X Y के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ X भी ट्वाइस ऑफ Y के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल है, तो ट्वाइस ऑफ X का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ X का मतलब है ABC, है या नहीं, क्योंकि ये भी X है और ये भी X है, तो आपस में दोनों जुड़ के X और X क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ X बन जाएगा, 2X बन जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ X को हम लोग लिख सकते हैं ABC। सो फाइनली एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। होगा ऐसा या नहीं होगा, बताओ आप लोग, ठीक है। लिखेंगे सिंस एबव इक्वल angles are pair of alternative interior angles, so AB is parallel to CD, क्योंकि AB और CD का ही ये क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है या नहीं। ये हमारी AB लाइन सेगमेंट है और ये CD लाइन सेगमेंट है, और ये एंगल ट्वाइस ऑफ X का मतलब क्या, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों ही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का क्या है, पेयर है, और ये दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये दोनों ही आपस में अगर इक्वल है तो AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर से बनाना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा लाइन एंड एंगल्स भी खत्म हो गया है।